तो पैनक्रियाज की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हमें, अगर पैनक्रियाज में किसी भी तरीके की गड़बड़ी होती है तो हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं कि अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है या बॉडी में ब्लड में सॉरी नॉट बॉडी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है या ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्लड जो होता है उसकी अपनी एक विस्कोसिटी होती है। क्या होती है? अपनी एक विस्कोसिटी होती है। मतलब अपना ब्लड का भी एक गाढ़ापन होता है। ना तो ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा होती है, ना तो ब्लड बहुत ज़्यादा हल्का लाइट होती है। ब्लड एक सॉल्यूशन है, आप बोल सकते हो, जिसमें अलग अलग तरह के मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और ग्लूकोज मौजूद हैं और डिफरेंट तरह के ब्लड्स भी मौजूद हैं जिसमें WBC, RBC और कई तमाम तरह की चीज़ें हैं। इतनी चीज़ें होने के कारण ब्लड जो है उसकी विस्कोसिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है, उसका गाढ़ापन काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो जब गाढ़ा जो चीज़ जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है उसके ट्रांसपोर्ट करने में, वेसल में जाने में, वेसल पे प्रेशर पड़ने में कई चीज़ें अफेक्ट होती हैं। इसीलिए जब ह्यूमन के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए ब्लड में, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए, बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी उसको क्या करेगी कि उसको ले लेगी ग्लूकोज को, सेल ले करके उसको एडिपोज टिश्यू के पास भेज देगी। उसको तो बॉडी कर सकती है, उसका काम बॉडी निपटा सकती है। लेकिन क्या कंडीशन है कि अगर हमारे ब्लड में वो ग्लूकोज रहे और वो ग्लूकोज ब्लड में रहते हुए वो एब्जॉर्व ना की जाए या वो ट्रांसपोर्ट ना की जाए तो जाहिर तौर पे ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बहुत हाई हो जाएगा। और अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो हमारे ब्लड की विस्कोसिटी प्रभावित होती है, उसका गाढ़ापन बढ़ जाता है। गाढ़ापन बढ़ेगा तो जो मूवमेंट है ब्लड का वो बहुत ही कम होगा। जगह जगह पे ब्लॉकेज होने की समस्याएं हैं, कोरोनरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होगी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि पंपिंग में प्रॉब्लम। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि इसीलिए हमारी बॉडी में ग्लूकोज का जो लेवल है वो ना तो बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा अधिक होना चाहिए। यहाँ पे पैनक्रियाज की अगर हम बात करते हैं तो हम इस बात से बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करते कि पैनक्रियाज हमारा एक ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से काम करता है। मतलब कि ये डक्ट टू डक्ट भी ट्रांसपोर्ट होता है और साथ में ये डक्ट से जो ग्लैंड से ब्लड में भी ट्रांसपोर्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हो तो एट अ टाइम ऑफ डाइजेशन पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, राइट। जब पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है ना, तो उस पैनक्रियाटिक जूस में हमारे क्या होते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स मौजूद होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक्सोक्राइन का जो लिक्विड या फ्लूइड होता है वो भी मौजूद होता है और वो सीधे कनेक्ट होता है आपके गाल ब्लैडर से निकलने वाली नली से, और ये आपका रहता है यहाँ पे पैनक्रियाज जो आगे ड्यूडेनम, इलियम, जेजुनम में गया रहता है। तो कहने का मेरे मतलब ये है कि ये अब अगर वो उसमें भेजेगा तो उसमें ब्लड तो है नहीं, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो हम डेफिनेटली इस बात को कह सकते हैं कि जो हमारी पैनक्रियाज है वो एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी काम करती है। एट अ टाइम ऑफ डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा मदद करती है हमारे बॉडी में। वहीं पे एंडोक्राइन की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन में पैनक्रियाज में कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे अभी आपको, उनको हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जो ऐसे फ्लावर जैसा मैंने बनाया हुआ है, आगे आपको कल डायग्राम दिखाया हुआ था तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है। और यही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ये डिफरेंट टाइप की सेल्स यहाँ पाई जाती हैं, जैसे अल्फा सेल, बीटा सेल। ये दोनों डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं ये डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। जैसे कि अल्फा सेल की बात करें तो अल्फा सेल ग्लूकैगॉन रिलीज करती है। अब एक मिनट, हाँ ये रहा पैनक्रियाज।
देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट है। लुक एट दिस, देखिए कितना बढ़िया डायग्राम है। ये आपकी पैनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। और ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट आप देख रहे हैं, ये पैनक्रियाटिक डक्ट जरा देखिए यहाँ पे, ध्यान से देखिए। ये पैनक्रियाटिक डक्ट में जो लगी हुई है ना, ये सब, ये क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक। लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, इंग्लिश में इसको दीपिकाएं कहते हैं। अब बोलने की ज़रूरत नहीं है जो है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि पैनक्रियाटिक डक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पैनक्रियाटिक डक्ट सीधे जाके जुड़ती है बाइल डक्ट से। बाइल डक्ट कहाँ से आता है? गाल ब्लैडर से आता है। 7th में गाल ब्लैडर से आता है। अब गाल ब्लैडर से जब आएगा तो वो डक्ट में जाएगा। तो ये डक्ट का काम होता है जो डाइजेशन में मदद करता है। किस में मदद करता है? डाइजेशन। इसमें एकिनर से लाते हैं। कौन से लाते हैं? एकिनर। जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं ना, ये होते हैं स्पेशल हमारे कौन वाले सेल? ये होते हैं एक्सोक्राइन सेल, ठीक है। ये होते हैं हमारे एक्सोक्राइन। तो आइए एक्सोक्राइन की बात करते हैं। जूम किया हमने, ओह सॉरी, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करते हैं। अब लैंगरहैंस में देखिए कि ये आपको जो सेल दिखाई दे रही है, ये अल्फा सेल है। कौन सी सेल है? ये आपकी अल्फा सेल है। अल्फा सेल का काम होता है, बगल में देखिए, अल्फा सेल कंस्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ पैंक्रियाटिक आइलेट्स। अल्फा सेल 17% आइलेट का बनाते हैं, जिनका काम होता है ग्लूकागॉन को रिलीज करना। वहीं पे बीटा सेल होती है, बहुत सारा आप देख रहे हैं बीटा सेल बहुत सारे अमाउंट में है, देख लीजिए पूरा यहाँ बीटा सेल ही फैली हुई है। ये तकरीबन 70% बनाता है। ये इंसुलिन को रिलीज करता है और इसका काम होता है ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करना। वहीं पे तीसरी तरफ आपको कहीं कहीं पे डेल्टा सेल भी दिखाई दे रही है। तो 70 और 17 के बाद जो बचा 7% वो डेल्टा सेल का होता है और एफ सेल का होता है। बाकी जो बचे हुए परसेंटेज हैं 70-17 के बाद, वो एफ सेल और डेल्टा सेल का होता है। डेल्टा सेल का फंक्शन देख लो भाई थोड़ा सा, जो शायद आपकी बुक में मेंशन ना हो, मुझे नहीं पता। डेल्टा सेल जो होता है, इसको हम लोग डी सेल के नाम से जानते हैं, और ये तकरीबन 70% होता है। कितना होता है? 70% होता है हमारी बॉडी में। 70% ये हमारी बॉडी में तकरीबन 70% के आसपास, सॉरी 7% के आसपास देखने को मिलता है। ऑफ पैनक्रियाटिक आइलेट्स एंड सिक्रीट इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। नोट पॉइंट इसको कर लेना, ये इंसुलिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। एंड ग्लूकागॉन एंड स्लो, ये दोनों के मतलब ग्लूकागॉन और इंसुलिन के सिक्रीशन को ये इनहिबिट करते हैं। और एब्जॉर्प्शन, स्लो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और क्या काम करते हैं कि साथ में जो एब्जॉर्प्शन रेट है उसको भी ये घटाने का काम करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। तो ये एक इनकी इंपॉर्टेंस है डी सेल की या डेल्टा सेल की। अल्फा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन, और इन दोनों को लगाम लगाता है डी सेल। एफ सेल की बात करते हैं। एफ सेल सिक्रीट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इनहिबिट सोमैटोस्टैटिन सिक्रीशन। और तुमको पता है सोमैटोस्टैटिन सिक्रीशन अगर रुकेगा, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन सिक्रीशन अगर रुकेगा तो सोमैटोस्टैटिन किसी भी चीज़ को इनहिबिट करता है। तो ये क्या काम करते हैं? ये सोमैटोस्टैटिन को ही इनहिबिट कर देते हैं, जिससे जो रुकी हुई प्रोसेस रहती है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ये काम कौन करता है? एफ सेल करती है, ठीक। गाल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है। गाल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइल जूस सिक्रीट होगा। गाल ब्लैडर, तो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आपकी जो पैनक्रियाटिक सेल होती है या पैनक्रियाज होती है, वो कहीं ना कहीं गाल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती है, मतलब बाइल जूस के सिक्रीशन में मदद करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैनक्रियाज जो है वो बाइल जूस के सिक्रीशन में मदद करती है। एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम बाय द पैनक्रियाज, और साथ में कई तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम भी पैनक्रियाज से रिलीज करवाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिसमें आपको बस अल्फा और बीटा ही ध्यान में रखना है।
ठीक, अब यहां पे देखिए, द इफेक्ट ऑफ ग्लूकागॉन आर अपोजिट फ्रॉम दोज ऑफ इंसुलिन। जो ग्लूकागॉन का जो रिस्पॉन्स होता है वो हमारे इंसुलिन के अपोजिट होता है। जैसे ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना। ग्लाइकोजिनोलिसिस अगर इंक्रीज होगी तो जाहिर तौर पे इससे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। कैगॉन, जो ग्लूकागॉन है वो क्या करेगा कि वो हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल, ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा, ग्लूकागॉन। वहीं पे अगर आप बात करोगे ग्लाइकोजेनेसिस की, तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। इसमें भी क्या हो रहा है कि इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है। तो ग्लूकोज से अगर ग्लाइकोजन बनेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी काम किसका है, ग्लाइकोजन का है। तो वही कह रहे हैं कि इंसुलिन क्या काम करेगा कि इंसुलिन जस्ट अपोजिट काम करेगा, इंसुलिन अपोजिट काम करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, तो ये इस चीज को घटा देंगे। अगर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है तो ग्लाइकोजेनेसिस को घटा देना पड़ेगा। ध्यान सुनना मेरी बात। अगर ग्लाइकोजन क्या काम करेगा, ग्लाइकोजन काम करेगा कि ये जीनोलिसिस को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इससे ग्लूकोज बनता है ब्लड में। ग्लाइकोजेनेसिस को कम कर देगा, क्योंकि इसी प्रोसेस से क्या होता था, इसी प्रोसेस से जो ब्लड का ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता था। तो इस प्रोसेस को क्या करना है, कम कर लेना है, इस प्रोसेस को कम कर लेना है, क्योंकि हमें ग्लूकोज को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है ग्लूकागॉन। दूसरा क्या काम करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस को। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस तो मैंने बताया था ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये इंक्रीज कर देता है। जब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करेगा, तो जाहिर तौर पे क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है। ट्राइग्लिसरॉल हाइड्रोलिसिस करेगा ये, मतलब कि जो हमारे ट्राइग्लिसरॉल होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करेगा, मतलब फैट को तोड़ेगा। तो फैट को तोड़ेगा और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, तो भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये भी प्रोसेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ग्लूकोज अभी भी बढ़ रहा है सारे कंडीशन में। ग्लाइकोलिसिस को घटा देगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है ना। तो ग्लाइकोलिसिस को ये घटाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज टूटता है और एटीपी बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस को भी घटा देगा, तो सेल ज्यादा ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पाएगी। तो एक पॉइंट ये भी हो गया। ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम लीवर इंक्रीज, लीवर जो ग्लूकोज रिलीज करती है उसके सिक्रीशन को बढ़ा देगा, उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, उसके सिक्रीशन को बढ़ाएगा, मतलब जो लीवर रिलीज कर रही है ब्लड में वो। तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन को घटाना है और बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है। इसके लिए उसने क्या क्या किया, ग्लाइकोजिनोलिसिस को बढ़ा दिया। ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें जिसमें ग्लूकोज का नुकसान होता उस प्रोसेस को इसने रोक दिया। जिस प्रोसेस में ग्लूकोज को यूटिलाइज हम करने वाले थे उस प्रोसेस को इसने रोक दिया। इंसुलिन जस्ट उल्टा काम कर देगा। इंसुलिन आएगा तो ग्लाइकोजिनोलिसिस को जीजीएल को घटा देगा। कहेगा भाई ना, हमको ये प्रोसेस करवानी नहीं है, हमको ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने नहीं है। ये बोलेगा भाई जीजीएल जस्ट अपोजिट होता है जीजी के, ग्लाइकोजेनेसिस के। ये ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा देगा, इंक्रीज करवा देगा। इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस को क्या करेगा, घटाएगा। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस को ये घटा देगा। जब ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस को घटा देगा
तो जाहिर तौर पे नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस बनेंगे नहीं, और बनेंगे नहीं तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा नहीं। बट अगर इंसुलिन मौजूद ना हुआ तो उस कंडीशन में ये सारी प्रोसेस रिवर्स चलेंगी, ग्लाइकोजन अपना काम करेगा या करके रखा रहेगा। ट्राइग्लिसरॉल इस चीज को ये घटाएंगी, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये भी ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। ट्राइग्लिसरॉल हाइड्रोलिसिस भी बढ़ाता है, फैट जब टूटता है तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, तो उसको घटा देंगी। ये अपटेक बढ़ा देंगी, सेलुलर अपटेक बढ़ा देंगी। सेलुलर अपटेक बढ़ाएंगी तो बॉडी में सारा का सारा ग्लूकोज टिश्यू में चला जाएगा, जिससे ब्लड की विस्कोसिटी या ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्या मैं सही बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था। फंक्शन, इंसुलिन लोअर ब्लड शुगर लेवल, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। क्या करके? एक्सीलरेटिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल, वही तो बताया मैंने आपको। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को बढ़ाएंगी, और जब ग्लाइकोलिसिस बढ़ेगी, जब ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज करेगी, जब ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज करेगी, तो ग्लाइकोलिसिस के इंक्रीज करने से क्या चीज हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस के इंक्रीज करने से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बढ़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज से क्या बनेगी, एटीपी बनेगी। और ये कहां होता है, सेल के अंदर। तो जितना ज्यादा ग्लूकोज कन्वर्ट होगा एटीपी में, सेल उतना ज्यादा ब्लड से ग्लूकोज को लेगी, क्योंकि उतना ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में सेल में कम हो जाएगा। भाई जब ग्लूकोज से एटीपी बन गई तो अब तो फिर से सेल कहेगी ना, भाई मैंने तो एटीपी बना ली, मुझे और ग्लूकोज चाहिए, तो और ग्लूकोज मांगेगी, तो अपटेक बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा ग्लाइकोलिसिस उतना ज्यादा अपटेक बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा अपटेक बढ़ जाएगा उतना ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटना शुरू हो जाएगा। साथ में इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लूकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, मैंने बताया था ना। यहां पे क्या होगा कि यहां पे ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना शुरू हो जाएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना शुरू हो जाएगा, और जब ग्लाइकोजन बनेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा। दैट्स ऑल। और ये बोथ स्केलेटन मसल और लीवर, ये दोनों जगह पे होती है। इंसुलिन ग्लाइकोजिनोलिसिस को इनहिबिट करता है, जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता था उस प्रोसेस को ये रोक देता है। अब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनेगा, तो जब नहीं बनेगा तो फंक्शन भाई सही है। इंसुलिन इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यही तो मैंने बताया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर देता है, कम कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम कर रहा है, जीजीएल ग्लूकोजिनोलिसिस को कम कर रहा है, लेकिन ग्लाइकोजेनेसिस को बढ़ा रहा है। तो लुक एट दिस, लोअर ये क्या काम कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है ग्लूकोजेनेसिस को, ग्लाइकोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर रहा है। ब्लड जीनोलिसिस को क्या कर रहा है, रोक रहा है। नियोजेनेसिस को क्या कर रहा है, रोक रहा है, ताकि बने। और साथ में यहां पे देखो फैटी एसिड, जो ट्राइग्लिसरॉल वाला बताया, उसको भी इनहिबिट करेगा, फैट के ब्रेकडाउन को भी इनहिबिट करेगा, ये वही तो बताया आपको। साथ में प्रोटीन डिग्रेडेशन को भी इनहिबिट करेगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई? अमीशा, वर्तिका बताओ भाई, समझ में आ गया? चलिए, अब जब आप इतना पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा सा कैसे काम करेगा, सेल में कैसे काम करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारा जो हार्मोन है, हमारा जो हार्मोन है वो एक सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। अब सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, तो मैंने कहा था कि ये सेल के सरफेस पे बाइंड करेगा। किस पे बाइंड करेगा? सेल के सरफेस पे बाइंड करेगा। जब ये सेल के सरफेस पे बाइंड करेगा इंसुलिन आपका, तो कहां बाइंड, ये सिग्नल है, क्या है, सिग्नल है। और ये क्या है, ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। ये सिग्नल है, ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। नोट करिएगा, ये सिग्नल है और ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। अब देखिए यहां पे अपटेक ग्लूकोज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन प्रिवेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस। कहते हैं कि अगर हम ग्लूकोज को सेल के अंदर कुदा देंगे, सेल के अंदर लेना शुरू कर देंगे, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो घट जाएगी। तो इंसुलिन का काम क्या होता है? पहली चीज इंसुलिन का काम मैंने क्या बताया, इंसुलिन का काम होता है कि अपटेक को बढ़ाना। तो सेल को कैसे बढ़ाएगा? इस ग्लूकोज, जो यहां ग्लूकोज है, इसको इंसुलिन चाहेगा कि ये अंदर चला आए, लेकिन ये ऐसे अंदर नहीं आएगा,
इसके लिए प्रोटीन चैनल को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। सर प्रोटीन चैनल को कैसे खोलेंगे हम लोग, तो इसी के लिए तो मैं आपको बताया था कि कोई भी प्रोटीन चैनल हो, भले लाख प्रोटीन चैनल हो, भले फैसिलिटेट डिफ्यूजन हो, लेकिन प्रोटीन चैनल को खोलने के लिए सिग्नल की जाती है। इंसुलिन नामक प्रोटीन जो थी, हार्मोन जो था, ये सबसे पहले आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पे बाइंड कर गया। इंसुलिन ने इंफॉर्मेशन जो है जनरेट करवाई आईआरएस को। आईआरएस ने इस इंफॉर्मेशन, आईआरएस एक्टिवेट हुआ, पी जहां लग गया तो जान लो वो चीज एक्टिवेट हो रही है। आईआरएस एक्टिवेट हुआ तो आईआरएस ने क्या किया, अब आईआरएस के बाद PI3K एक्टिवेट हुआ। मतलब आईआरएस ने ही किसको एक्टिवेट किया, PI3K को एक्टिवेट किया। और PI3K जो था, PI3K भाई साहब जो थे, उन्होंने एक्टिवेट किया PIP3 को, और PIP3 जो है कन्वर्ट हो गया PIP2 में, और PIP2 जो है वो जो है कन्वर्ट हुआ PDK1 में। मतलब PDK1 को एक्टिवेट किया PIP3 ने, और PIP3 जो है उसके बाद एक्टिवेट करता है AKT को, और AKT एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है mTOR। GLUT4 चैनल को ये ओपन कर देगा। देखो यहाँ पे GLUT4 है ना, मैंने कहा था ग्लूकोज को अंदर लाने के लिए कौन सा चैनल होता है, ग्लूट। तो ये ग्लूट जो है वो जाकर के जुड़ेगा अब आपके mRNA से, ये चैनल जाकर जुड़ेगा mRNA से। mRNA को बताएगा, इंफॉर्मेशन लेके गया है ना ये, तो बताएगा mRNA को कि सर अब एक ऐसी प्रोटीन बनाइए जो प्रोटीन वहां ग्लूकोज चैनल बना दे, यहाँ ग्लूकोज चैनल बना दे सर, या इस चैनल को ओपन कर दे। mRNA ने तुरंत आदेश दिया कि भाई ग्लूकोज चैनल बना दो। तुरंत ग्लूकोज चैनल ओपन हो जाता है और वहां से ग्लूकोज अंदर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो इंसुलिन है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। साथ में और जो प्रोटीन होती है उनका और भी काम होता है, उनसे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें इंसुलिन से मतलब था। तो इंसुलिन ने GLUT4 चैनल को ओपन करवाया और ग्लूकोज को अंदर कर लिया। इस तरीके से काम करता है हमारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ठीक, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे फंक्शन हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ लीजिएगा। ब्लड में कौन फॉल करता है, कौन क्या करता है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। वीडियो में मैंने बताया भी हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में ना आपको। अब चलिए बैक टू द एनसीईआरटी, बैक टू द एनसीईआरटी। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने आपको मोटा मोटी बात बताई, बट अभी मैंने क्या बताया कि ये मैकेनिज्म था। एनसीईआरटी अलग कहानी लिखती है, एनसीईआरटी कहानी अलग चलती है। ग्लूकागॉन इज पेप्टाइड हार्मोन, ओके, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड। हो गया यार, पढ़ चुके इसको। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन लीवर सेल। अरे हो गया भाई मेरे, हो गया। ग्लूकागॉन एक्ट मेनली ऑन लीवर सेल, इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना, दैट इज हिपैटोसाइट्स, एंड स्टिमुलेट ग्लूकोजिनोलिसिस। व्हाट इज द ग्लाइकोजिनोलिसिस? या ग्लाइकोजिनोलिसिस मीन्स कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजेन इनटू ग्लूकोज, ताकि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो सके। ये किसका फंक्शन बताया था? ग्लाइकोजेन का। दिस केस इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया बिकॉज द ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज व्हेन ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस डन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस डन हुई तो भैया ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगा ही करेगा, और इस केस को हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया का नाम देते हैं। इन एडिशन द हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। लो भैया एक प्रोसेस और आ जाएगी। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस को जैसे स्टिमुलेट करेंगे, ये भी हाइपरग्लाइसीमिया को बढ़ा देगी, क्योंकि ये जितने भी प्रोटीन, एमिनो एसिड वगैरह, सब्सटेंस, लिपिड वगैरह हैं, उनको कन्वर्ट कर देगी ग्लूकोज में, तो ब्लड में और ग्लूकोज बढ़ जाएगा। अब ग्लूकागॉन को रिलैक्स करने के लिए, ग्लूकागॉन रेड्यूस और ग्लूकागॉन और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया को बढ़ाने के लिए, और ज्यादा ग्लूकोज बढ़ाने के लिए सेलुलर अपटेक को रोक लेती है। रिड्यूस द सेलुलर अपटेक, ये सेलुलर के ग्लूकोज जो अपटेक कर रहा होता है, जो सेल ग्लूकोज को अपटेक कर रहा था, उसको रोक देता है सेल को। ना ना ना, रोको मत, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ने दो। तो ये कंडीशन क्रिएट करता है ग्लूकागॉन। दस ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स, इसीलिए हम इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है।
इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन्स विच प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसका जो मस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है ग्लूकोज के होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मतलब ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करना। बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बैलेंस करने में इंसुलिन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये लीवर पे भी काम करते हैं, साथ में ये एडिपोज टिश्यू पे भी काम करते हैं, क्योंकि एडिपोज टिश्यू जो होती है वो स्टोर, जो ग्लाइकोजन हम बोलते हैं, जो फैट हम बोलते हैं, वो ब्लड से ग्लूकोज को लेकर के वहां पे स्टोर करने में भी मदद करती है, जो मैंने अभी आपको बताया, एंड इनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। और साथ में ये ग्लूकोज अपटेक को भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जिससे कि जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। जो हिपैटोसाइट्स है वहां पे ब्लड का लेवल डिक्रीज हो जाए। इसीलिए हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया हार्मोन्स का नाम देते हैं। इंसुलिन आल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देते हैं, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस कर देते हैं, जिससे ग्लूकोज नहीं रहती है, ग्लाइकोजन रहता है हमारे, तो वो टारगेट और सेल तक पहुंचा देता है, क्योंकि टारगेट सेल तक ही जो आपकी ग्लाइकोजन है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो ये चीज़ें सब आपके इंसुलिन का काम होता है। और इंसुलिन ज्वाइनली काम करते हैं। इंसुलिन ग्लूकागॉन ज्वाइनिंग टीटा काम करते हैं। दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, जैसे आप जिब्रेलिक एसिड पढ़ते हो और एब्सिसिक एसिड पढ़ते हो, राइट। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज। अगर बहुत ज़्यादा लगातार ग्लूकोज लेवल हाई है, तो जानते हो अब ग्लूकोज लेवल हाई है तो ग्लूकागॉन के कारण नहीं है, वो कारण है इंसुलिन का। हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है जब, तो उसका बढ़ने का रीजन इंसुलिन है। यहीं से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ बैठते हैं कि इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। नहीं, इंसुलिन घटाने वाला है, लेकिन वो है ही नहीं है मौका वारदात पे। इसीलिए हम बोल देते हैं कि जो इंसुलिन होता है वो बॉडी में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। इनडायरेक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना भाई, वो नहीं रहेगा तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन अगर वो रहेगा तो वो उसको घटा भी देगा। तो ये चीज होती है टोटली बात कि जो लोग हैं वो डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं, उनके यूरिनेशन के टाइम पे जो ग्लूकोज है वो आना शुरू हो जाता है, जिसको मैंने बताया था। आप यूरिन टेस्ट किट आती है 350 रुपए की, और उससे आप कई दफ़ा यूरिन टेस्टिंग कर सकते हैं। आप अपने यूरिन में प्रोटीन का पता लगा सकते हैं, ग्लूकोज का पता लगा सकते हैं, उसकी पीएच वैल्यू का पता लगा सकते हैं, एवरीथिंग एल्स।